विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत और मैं हूं मनीषा जैन। आप सभी को नमस्कार। तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है। और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी, क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ, क्योंकि आज जो पहले कलाकार हैं उनके बारे में बात करूं इसके भी पहले एक बात मैं कहूं आपसे। बिल्कुल कहिए। आज की विविधा दो अलग अलग धाराएं हैं, इसमें दो अलग अलग जॉनर के कलाकारों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे, और उसके अलावा दूसरे जो कलाकार हैं ना, वो बहुत महान अभिनेता, फिल्मकार, क्या कहूं, लेकिन दोनों का जॉनर बिल्कुल अलग है। वो भी गायक हैं, ये भी बता दूं मैं अच्छा। आपको। आप पहले ही इशारा दे रहे हैं। खैर श्रोताओ, अमर जी जो कह रहे हैं उस पर वो बाद में आएंगे। पहले हम जिन कलाकार की बात करने जा रहे हैं उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है। हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले, जी हाँ श्रोताओ, सुधीर फड़के। सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो अब जैसे भाभी की चूड़ियां, क्या बात है, अब इस फिल्म का नाम ले ले, और ज्योति कलश छलके, इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है जी, तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता है, बिल्कुल रोमांचित हो जाता है। और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना, और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का। अब यहाँ एक और बात मैं करूंगा, इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहां एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है, कमर जलालाबादी की वो रचना। आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है। हाँ? आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार, क्या बात मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है। देखिए आप, वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता है। बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को। 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ, और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के। और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में, और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी। और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में, और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में।
तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण। जी मनीषा जी, जी। मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी मालगुणकर, जी। इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि जी, मराठी साहित्य में जी। बड़े सम्मानित कवि हैं। इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया। और फड़के साहब और गदी मालगुणकर साहब की जो ये जुगलबंदी हुई, जी जी जी, वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग 1 साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था। और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है जी। और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं। बिल्कुल। सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। गिरिराजांचे देह निखळुनी, गजांग शात्या शिळा उचलुनी। गिरिराजांचे देह निखळुनी, गजांग शात्या शिळा उचलुनी। जळात जा रे जवे ढकलुनी, जळात जा रे जवे ढकलुनी। सेतु बंधने जोडून ओढा, सेतु बंधने जोडून ओढा, समीप लंकापुरी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। फेका झाळे फेका डोंगर, पृष्ठी झेलिल त्यांना सागर। फेका झाळे फेका डोंगर, पृष्ठी झेलिल त्यांना सागर। ओढा पृथ्वी पैल तटावर, ओढा पृथ्वी पैल तटावर। वडवाग्नी तो धरील माथी, वडवाग्नी तो धरील माथी। सेतु शेषापदी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा है। जी हाँ। फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा, बल्कि देश के प्रति, आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे एक फिल्म बनाई। और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म, मनीषा जी, चंदे से बनी है। जी हाँ। इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी। जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। श्रोताओं, उनकी आवाज है। और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये
अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है? तो मित्रों, मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हों और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।
दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी पाध्ये का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने। मन लेके प्रीत चोर दूर जाना ना, दूर जाना ना, दूर जाना ना। बांध प्रीति फूल डोरे, मन लेके प्रीत चोर दूर जाना ना, दूर जाना ना, दूर जाना ना। मन के किनार खोल मीठा मेरे अनमोल, मन के दीवार खोल मीठा मेरे अनमोल। भूल जाना ना, भूल जाना ना, भूल जाना ना, भूल जाना ना। बांध प्रीति फूल डोरे, मन लेके प्रीत चोर दूर जाना ना, दूर जाना ना, दूर जाना ना। मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है, वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया, लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं। और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी। घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे, घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे। समधी हमारा बड़े प्यार से गजमोती वारे, समधी हमारा बड़े प्यार से गजमोती वारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे, घोड़ा नचावे मेरा लाडला।
समझन भोली। सोने का लोटा गंगा जल पानी चांदी के थाली में रोली। टीका लगावे हो टीका लगावे मेरे लाल की कोई नजर उतारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला। छज्जे ऊपर मंगल गावे हिलमिल कोकिल बैनी हो। कर तो रात सिंगार दुल्हनिया चंद्रमुखी मृग नैनी। घूंघट हटा के हो घूंघट हटा के बन्नी लाडली बनने को निहारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला। मन हर से और नैना बरसे बेला बिता के आई। बालम के घर चली हंसनी बाबुल के घर जाई। द्वारे खड़ी है हो द्वारे खड़ी है जोड़ी सोहिनी चल खोल के मारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे। घोड़ा नचावे मेरा लाडला। आपने अमर जी इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक शब्द कहा था, ट्रांस में चले जाना। जी। तो ये जो ट्रांस में चले जाना है ना, ये मुझे लगता है कि विविधा का स्थायी भाव सा बन गया है। जी। अब वो जाहिर है कि जहाँ हीरे जवाहरात नायाब रत्न होंगे तो उनकी जो चमक होती है वो चमक कोई लाइट की ऐसे बल्ब ट्यूबलाइट की तो होती नहीं। वो चमक जो है उससे आंखें चुंधिया जाती हैं। जी हाँ। और जब आंखें चुंधिया जाती हैं तो एक ऐसा अंधेरा छा जाता है। ऐसा अंधेरा से मेरा मतलब है कि उसमें भी कुछ नजर आता है। जी। और नजर वो आता है जो खुली आंखों से भी नजर नहीं आता। क्या बात है। बंद आंखों से भी नजर नहीं आता। वो नजर आता है तभी जब हम ट्रांस में चले जाते हैं। बहुत सुंदर अमर जी। अब एक ऐसे कलाकार की बात, श्रोताओ इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि इस कलाकार से अमरकांत दुबे जी का जो लगाव है ना वो हम सब जानते हैं। एक ऐसे महान कलाकार जिनके बारे में अमर जी एक बार बोलना शुरू करते हैं तो फिर बोलते ही चले जाते हैं। और उस कलाकार का नाम भी मैं नहीं लूंगी, उनका नाम अमर जी आप लेंगे। देखिए ऐसा है मनीषा जी, ये जो आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है ये मेरी अकेली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के हर उस आदमी का शायद उन मनोदशा होगी जो फिल्मों से लगाव रखता है, जो फिल्में देखता है, जिसने 1960s की यानी सन 1955-60 से फिल्में जो हैं उनको देखना शुरू किया और उसके बाद लगातार फिल्मों का शौकीन रहा है। वो दर्शक हीरो के साथ साथ एक पैरेलल कहानी देखने का आदी हो गया। हाँ। और वो पैरेलल कहानी अब हमारे जो श्रोता हैं वो समझ गए होंगे क्योंकि पैरेलल कहानी सिर्फ महमूद साहब की हुआ करती थी। क्या बात है। इसके अलावा जॉनी वॉकर साहब ने भी कॉमेडी की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है और उनके योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। लेकिन चूंकि आज हम महमूद साहब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि 23 जुलाई को महमूद साहब इस संसार से चले गए और 29 सितंबर महमूद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है और 1932 में उनका जन्म हुआ था। खैर जन्म की बात तो हमारे ये सारी चीजें तो सोशल मीडिया पे लोगों को मालूम ही रहती हैं। इसीलिए तो मैं इस वक्त आपकी तरफ पूरी
तैयारी के साथ बैठी हूँ कि कौन सी नई चीज निकल कर आ रही है नई महमूद चीज तो खैर जी क्या के होगी बारे में। मनीषा जी, एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसकी जिंदगी खुली किताब रही जी हो, जी जी जिसने फिल्मों का ऐसा कोई भी कोना न छोड़ा हो कि जहां पर अपनी कलाकारी ना दिखाई हो। ये महमूद हीरो भी रहे, गाने भी गाए इन्होंने, इन्होंने निर्देशन भी किया, इन्होंने प्रोडक्शन भी किया, इन्होंने लोगों को, आज अगर हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें जी जी तो जी अमिताभ बच्चन को भी एक अच्छा चांस, जिससे कि अमिताभ बच्चन जाने गए, पहचाने गए, बॉम्बे टू गोवा जी फिल्म, जी ये फिल्म उसमें भी चांस महमूद साहब ने दिया। इसके पीछे भी आपको मालूम ही होगा कि इनके भाई अनवर अली जो अजिताभ के मित्र हुआ करते जी थे, जी जी और अजिताभ को यह अनवर अली से पता चला कि महमूद फिल्म कोई बना रहे हैं। फिल्म बना रहे हैं, सोच रहे हैं, फिल्म का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। तो उन्होंने अनवर से कहा कि यार मेरा भाई स्ट्रगल कर रहा है, उसने अभी 7 हिंदुस्तानी वगैरह की है, और तुम अगर भाईजान से मिलवा दो तो अच्छा होगा। जी तो अनवर अली अमित जी को लेके गए वहां स्क्रीन टेस्ट हुआ और तुरंत इनको बॉम्बे टू गोवा में साइन कर लिया गया। और फिर वो फिल्म, अब कमाल देखिए, अरुणा ईरानी उस समय महमूद की हीरोइन मानी जाती थी। जी अधिकतर फिल्मों में महमूद के अपोजिट अरुणा ईरानी होती थी, लेकिन उस फिल्म में अरुणा ईरानी अमिताभ बच्चन की हीरोइन थी और विलेन थे हमारे शत्रु भैया, शत्रुघ्न सिन्हा साहब। तो वो फिल्म तो कॉमेडी के जॉनर की थी, कॉमेडी की वजह से वो टोटल एक अलग महमूद की फिल्म कहलाई। लेकिन अमिताभ बच्चन भी देखा ना आए सोचा ना, वो जो गाना है उसकी जी वजह हाँ। से खासे पहचाने लोकप्रिय गए। हुए। महमूद साहब ने अपना जीवन अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत कठिन दौर से शुरू किया। जी हाँ इनके पिताजी मुमताज अली साहब बहुत अच्छे डांसर रहे, लेकिन शराब की लत की वजह से मुमताज अली साहब का जो करियर था वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाया, और इसका मलाल महमूद साहब को हमेशा रहा। और इस शराब से इतनी नफरत थी मनीषा जी, देखिए जॉनी वॉकर जो शराबी की भूमिका के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। जी हाँ महमूद, उन्होंने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। और इसी तरह की बातें नहीं, अपने परिवार के लिए, जैसे जी। महमूद की बहन मीनू मुमताज, उन्होंने जी जी जब जी वो महमूद छोटे थे तब वो फिल्मों में काम करती थी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया अपने परिवार को। उसके बाद जब महमूद बड़े हुए, आप यकीन करेंगे इतना बड़ा कलाकार, गीतकार पीएल संतोषी जो कि प्रोड्यूसर भी रहे, जी, जी, जो जी। राजकुमार संतोषी के पिता हैं, उनकी कार चलाते थे महमूद, ड्राइवर थे उनके। बहुत संघर्ष बहुत किया। संघर्ष। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे मीनू मुमताज वही हैं जिनको आप एक कव्वाली में देखते हैं, बड़ी मशहूर कव्वाली, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। कई फिल्में की कई हैं फिल्मों में, मीनू लेकिन मुमताज। खैर वो चेहरा हमारे श्रोताओं को उस कव्वाली में जरूर नजर आता है। तो अब अमर जी, मेरा ख्याल है कि आज के जो जखीरे में से उस खास रिकॉर्डिंग को निकाला जाए। अब जो वो भी निकालते हैं हाँ। मनीषा जी, लेकिन यहाँ एक और बात कहें हाँ। कि जैसे महमूद ने अमिताभ बच्चन को ब्रेक दिया, जी वैसे ही एक बहुत बड़े संगीतकार को भी ब्रेक दिया। नाम बता दीजिए आप। छोटे नवाब फिल्म में R.D. राहुल देव बर्मन, राहुल देव बर्मन को महमूद ने ब्रेक दिया, और उसी राहुल देव बर्मन के साथ फिल्म भूत बंगला में एक्टिंग की है, महमूद साहब कॉमेडी के की है महमूद साहब के साथ। बताइए। आप ये देखिए कि कितना बड़ा कलाकार, और क्या शौकीन आदमी। घोड़ों का बड़ा शौक था उनको, इनका अपना स्टड फार्म बैंगलोर में रहा है, और खाने पीने के शौकीन रहे, फिल्मों के शौकीन रहे। वहीं दिलदार किस्म का इंसान ऐसा जो कभी और नहीं होगा। और इसे आप महसूस करेंगे, जो बातें अभी तक अमर जी ने बताई महमूद साहब के बारे में, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। देखिए क्या नायाब रिकॉर्डिंग है ये श्रोताओ, महमूद साहब की। हास्य में भी कितनी गंभीर बात इन्होंने की है, ये सुनिए और महसूस कीजिए। मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अಯ್ಯೋ मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अಯ್ಯೋ रे प्यार में जो ना करना था वो भी मुझे करना पड़ा। मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा,
मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा कईयों रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अयो अम्मा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मे मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा ख्यालों में आप लोगों को मेरा नमस्ते। अगर आप लोग मेरे को मेरी आवाज से नहीं पहचाने तो एक गाना सुनाता हूँ, उस गाने से पहचान लो। मैं काला हूँ लेकिन बड़ा दिल वाला हूँ। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। मेरा नाम महमूद अली है लेकिन फिल्म देखने वाले मुझे महमूद के नाम से जानते हैं। मैं 29 सितंबर 1932 में हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोला कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। अरे इसी बात का तो रोना है भाइयों कि आज अपने देश में कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं हिंदुस्तानी हूं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई आप कौन हैं तो उन्हें बोलेगा हूं शांतिलाल छू, हूं गुजराती छू। अगर दूसरे से पूछेंगे कि आप कौन है तो उन्हें बोलेगा ये आम मुत्तुस्वामी जी है, आम मद्रासी है। अगर तीसरे से पूछेंगे कि भाई साहब आप कौन हैं तो उन्हें बोलेगा असी मिल्खा सिंह है, असी पंजाबी हैं। चौथे से पूछेंगे कि आप कौन हैं तो उन्हें बोलेगा अमी अमी चटर्जी बाबू, अमी बंगाली। पांचवे से पूछेंगे कि आप कौन हैं तो उन्हें बोलेगा मी पांडु खड़े आहे, मी महाराष्ट्रियन। इसी तरह अगर और किसी से पूछेंगे तो आप कौन हैं उन्हें बोलेगा मैं मुसलमान। आप कौन हैं उन्हें बोलेगा मैं क्रिश्चियन। आप कौन है तो उन्हें बोलेगा मैं पारसी। लेकिन कोई माय का लाल अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा। अरे तुम्हें काय के हिंदू, काय के मुसलमान, काय के पारसी, काय के क्रिश्चियन। अगर तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा होके अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोले तो तुम्हें कुछ भी नहीं। हर मजहब का हर बुजुर्ग आदमी अपने अपने ढंग में एक बात जरूर बोला है, वो ये कि तुम्हें जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद न को करो। ये अपना अपना ख्याल है भाई। चलो ख्यालों की दुनिया में आज मैं आप सबको आपकी पसंद के बजाय अपनी पसंद के गाने सुनाऊंगा। लेकिन एक गड़बड़ है भाई, मैं मेरी जिंदगी में 16 स्कूल बदल चुका हूं लेकिन आज तक सही ढंग का पढ़ना लिखना मेरे को नहीं आया। अगर रिकॉर्ड बजाने में कोई गड़बड़ हुई तो मेरे को माफ कर देना। सबसे पहले ये गाना सुनो, सूना सूना है जहां, ये लता मंगेशकर ने गाया है। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, दिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। देखे आप सब देखे, मैं अनपढ़ हूं इसलिए मैंने क्या गड़बड़ किया।
बजाय लता मंगेशकर के एसडी बर्मन का रिकॉर्ड बजा डाला। इसलिए हर माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल में भेज के अच्छी सी अच्छी तालीम दें। और अगर पढ़ते पढ़ते बच्चे पॉलिटिक्स में पढ़ने लगे तो उनका खाना पीना बंद कर को उनको नसीहत करें। बच्चों का पॉलिटिक्स से क्या काम भाई? अगर इतना ही पॉलिटिक्स से शौक है तो सीधा पढ़ लिख के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते? ये अपना अपना ख्याल है भाई। चलो ख्यालों की दुनिया में, ख्यालों में ये रहा मेरी पसंद का दूसरा गाना। A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. D for दाढ़ी। D for daddy. Oh, D for दाढ़ी। No, D for daddy. A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. La 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 la। E से इंग्लैंड है, F से फिनलैंड है, G से कॉलैंड है। बोलो बोलो बच्चों। G से जर्मन है, H से हॉलैंड है। I से मेरा इंडिया। जय हिंद जय हिंद। छोड़ो बच्चों ABC, आओ सीखो क ख ग। अरे छोड़ो बच्चों ABC, आओ सीखो क ख ग। राग विदेशी भूल के प्यारो गाओ सारे गमा प, गाओ सारे गमा प। गमा पा गमा पा। गा से गाए माँ से माता, गा से गाए माँ से माता, पा से बोलो क्या? पिता। छोड़ो बच्चों ABC, आओ सीखो क ख ग, आओ सीखो क ख ग, क ख ग। ये फिल्म साधु और शैतान का गाना था भाई, जो मैं खुद डायरेक्टर ए भीम सिंह के साथ में मिलकर बना रहा हूं। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और गाना लिखा है राजेंद्र किशन ने। इस गाने को गाया था आशा भोसले और मन्ना डे ने। खैर, पढ़ाई लिखाई की बात तो खत्म हुई, अब एक किस्सा सुनो। एक फिल्म के अखबार वाले ने मेरे को बोला कि महमूद मियां, फर्ज करो अगर आपको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो आप क्या करेंगे? मैं फौरन बोला कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि जैसे कि अमेरिका में 18 साल की उम्र के बच्चों को 2 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती कर देते हैं, वैसे ही अपने मुल्क में हिंदुस्तान में 18 साल की उम्र के बाद में बच्चों को 2 साल के लिए खेती के लिए भेज दूंगा, ताकि पढ़े लिखे लड़कों के साथ में खेती करने से अनपढ़ किसान भी पढ़े लिखे हो जाएंगे। और जब किसान पढ़े लिखे हो जाएंगे तो खेती भी साइंटिफिक तरीके से करेंगे। जब खेती साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो अनाज बहुत पैदा होगा, और जब अनाज बहुत पैदा होगा तो मुल्क में एक आदमी भी अनाज के लिए भूखा नहीं मरेगा, बल्कि आदमी के लिए अनाज भूखा मरेगा। ये अपना अपना ख्याल है भाई। चलो ख्यालों की दुनिया में, ये रहा मेरी पसंद का तीसरा गाना। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। टाइम बहुत कम है और बोलना बहुत है। दिल में तो ऐसा आता है कि आज ही सारे दिल की भड़ास निकाल दूं, लेकिन गरम गरम खिचड़ी खाऊंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा, इसलिए फूक फूक के खाना चाहता हूं। खाने पे याद आया कि आजकल तो खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। क्या महंगाई का जमाना आ गया है भाई। पहले जमाने में 2 आने को एक अंडा मिलता था, आजकल 40 नए पैसे का मिलता है। अंडा तो अंडा, पहले भिंडी मिलती थी 4 आना रतन, आजकल है 2 रुपया किलो। इसलिए मैं भिंडी खाना ही छोड़ दिया। सिर्फ हफ्ते में 2 बार बंबई के भिंडी बाजार में घूमने को चला जाता हूं। भिंडी तो भिंडी, फकीर भी आजकल के महंगे हो गए। पहले जमाने का फकीर एक रोटी खाने के लिए ऐसे भीख मांगता था, अल्लाह के नाम पे एक पैसा दे दे बाबा, एक रोटी खाने का सवाल है। और अगर महंगाई इसी तरह 10 साल तक बढ़ती रही तो फकीर एक रोटी खाने के लिए कैसे भीख मांगेगा वो भी सुन लो। अल्लाह के नाम पे एक 100 रुपया दे दे बाबा, महंगाई का जमाना है, एक रोटी खानी है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन हमें लोग असली प्रॉब्लम को छोड़ के गलत प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ये अपना अपना ख्याल है भाई। एक दिन मैं महमूद प्रोडक्शन की पड़ोसन की शूटिंग करने के लिए आउटडोर बेंगलोर गया था। वहां पे एक आदमी मेरे को बोला कि भाई साहब ऑटोग्राफ साइन करो। मैं ऑटोग्राफ साइन करके उसको दिया तो उन्हें बोला इंग्लिश में नहीं, तुम्हें तेलुगु में ऑटोग्राफ साइन करो। मैं बोला भाई इंग्लिश के साइन सीखने के लिए मेरे को 6 महीने लग गए थे, अब तेलुगु के ऑटोग्राफ साइन करने के लिए मालूम नहीं कितने साल लगेंगे। खैर, वहां से जब मैं दिल्ली गया तो एक साहब बोले हिंदी में ऑटोग्राफ साइन करो। दिल्ली से पूना आया तो एक साहब मेरे को बोले कि मराठी में ऑटोग्राफ साइन करो। पूना से जब मैं गया अहमदाबाद तो एक साहब बोले कि गुजराती में ऑटोग्राफ साइन करो। मैं एक्टर आदमी इसमें फंस गया भाई। मेरे लिए तो गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या, मद्रास क्या, बंगाल क्या, सब एक ही बराबर है। सबका दिल खुश करना है, बल्कि हिंदुस्तानियों का नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोगों का भी दिल खुश करना है। खैर, मैं बहुत सोच सोच के एक आइडिया निकाला। जब कभी भी कोई भी मेरे पास आएगा, आके बोलेगा कि महमूद मियां ऑटोग्राफ दो, जरा साइन करो, तो मैं बजाय साइन करने के उनको अपना अंगूठा दे दूंगा। ये अपना अपना ख्याल है भाई। चलो ख्यालों की दुनिया में। दुश्मन है जमाना चंगे से, तेरे दर पे जाने आऊंगा, तुझे बना के रानी लाऊंगा। पर लुट जाए खजाना चंगे से, लुट जाए खजाना चंगे से। दुश्मन है जमाना चंगे से। भगत राम के बच्चे मुझको नौकर बोला था, अब बोल तुझे एक हंटर दूं या मारूं 2 लाफा। रोए जो तेरा भाई ओ मेली मैना रोने भी दे, मुझसे हो गई बागी मेली ही सेना होने भी दे। मैं क्या मुँह करने वाला हूँ, राजा हैंटर वाला हूँ।
लाऊंगा, नए नए फिर हाथ दिखाऊंगा। अरे हंटर है पुलाना ठंगे से, हंटर है पुलाना ठंगे से, दुश्मन है जमाना ठंगे से। अब मैं आपको होम टैक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। हम सब 8 भाई बहना हैं। हर साल ईद के दिन हम सबको ईदी मिलती थी। ईदी का मतलब है पैसा। जो भी रिश्तेदार हमारे घर में ईद के दिन आता था तो कोई 1 रुपया देता, कोई 5 रुपया, तो कोई 10 रुपया। ईद के दिन शाम को हमारी अम्मा हमारे से पूछती थी कि आज कितना पैसा मिला, तो हम सब ईमानदारी के साथ साफ साफ बता देते थे कि आज 25 रुपया मिला। वो 25 में से अम्मा 24 अपने पास रख लेते थे और 1 रुपया हम सबको देते थे। खैर, जब हम लोगों को पैसे की वैल्यू मालूम हुई तो हम लोग अम्मा से झूठ बोलना शुरू कर दिए। अगर 25 मिलते थे तो 15 बोलते थे और अगर 50 मिलते थे तो 25 बोलते थे, क्योंकि अम्मा को 25 बोलो या 50 बोलो, उन्होंने सब पैसे अपने पास रखो, हमको सिर्फ 1 ही रुपया देते थे। इसमें दोनों का नुकसान होता था, अम्मा का भी और हमारा भी। अम्मा को पैसे कम मिलते थे और हमें लोगों को चोरी के पैसे मिलते थे, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता था। एक दिन मैं अम्मा को समझाया कि देखो अम्मा, आपका भी नुकसान हो रहा है और हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमको भी गुनाह हो रही है। अगर आप परसेंटेज ठीक कर देंगे तो दोनों का फायदा होगा। अम्मा की समझ में ये बात आ गई। उन्होंने फौरन 50-50% कर दिए। वो दिन है और आज का दिन है। हम 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं करे, सच सच बात अम्मा को बता देते थे और आज हम अपनी ईमानदारी से जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये अपना अपना ख्याल है भाई। आओ ख्यालों की दुनिया में। अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। अच्छा, इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलावो मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे महाकाव्य के पोथे गाड़े में रखवा दो, महाकाव्य के पोथे गाड़े में रखवा दो, हर एक माल को 2 आने के भाव लगा दो। कुछ खपवा दो, कुछ हलवाई को दे डालो, कुछ चूल्हे में रख लकड़ी का खर्च बचा लो। यूं चटपट कविता रानी से मुखड़ा मोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। सच है। पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। नून मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। मजा आ गया। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। अच्छा, मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो। मैं मेरी जिंदगी में 5 बार सारी दुनिया का चक्कर लगा चुका हूं। जब भी मैं अपने मुल्क से बाहर के मुल्क में जाता हूं तो अपने मुल्क को याद करके खूब रोता हूं, क्योंकि दूसरे मुल्कों में कुछ भी नहीं है लेकिन उनके पास सब कुछ है। हमारे मुल्क में सब कुछ है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं।
बाहर के मुल्क वाले रोते हैं कि उनके पास मैन पावर नहीं है। हमारे मुल्क में मैन पावर ज्यादा होने की वजह से हमें लोग रोते हैं। क्या मुसीबत है भाई। बचपन में हमें लोग खेल खेलते वक्त ऐसा खेल खेलते थे कि आफू दरिया फू लगेगा धक्का गिरेंगी तू, अक्का बक्का तीन तलक्का लयम लाठी ठयम ठुस, और भाई बत्तूर तुम्हें जाएंगे कितनी दूर, 6 महीने का रास्ता आया नदी आई भरपूर। एक दिन बैठे बैठे मैं ये घर में गुनगुना रहा था कि मेरे दोस्त राहुल देव बर्मन वहां पर पहुंच गए, और पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि मैं देखा कि मेरी खुद की पिक्चर में ये गाना उन्होंने दे दिए। भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। हो भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। वैसे तो मैं कॉमेडियन हूं, लेकिन लोगों को हंसाने के लिए मुझे रोना पड़ता है। मेरे साथ में भी बड़े से बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जब मैं शुरू में फिल्म में काम करता था, एक्स्ट्रा था, 2 रुपया 6 आना पर डे मिलता था। एक दिन एक आदमी आया, आको मेरे को बोला कि जरा ऑटोग्राफ दीजिए साहब। मैं बड़ा खुश हो गया कि जिंदगी में पहली बार कोई मेरे से ऑटोग्राफ मांगने के लिए आया। मैं फौरन मेरा नाम लिख के दे दिया, महमूद करके। उन्हें ऑटोग्राफ देख के, पहले ऑटोग्राफ को देखता है, बाद में मेरी शक्ल को देखता है। 2-3 बार देखने के बाद में बोला, आपका नाम क्या है? मैं बोला, महमूद भाई। तो बोला, क्यों, तुम प्रेमनाथ नहीं है क्या? मैं बोला, नहीं। मेरे सामने उसने क्या किया, वो जो ऑटोग्राफ मैं किया था वो फाड़ को फेंक डाला। ये अपना अपना ख्याल है भाई, उसका ख्याल था कि मैं प्रेमनाथ हूं। एक बार जब मेरे को पहले बड़ा रोल मिला, 2-3 सीन थे उस पिक्चर में करने के लिए, तो पहला डायलॉग था, बीबी जी आग लग गई। इतना बोलने के लिए मेरे को सुबह से शाम तक लग गया। शाम को वो प्रोड्यूसर मेरे को बोला कि ये लो भाई, ये 10 रुपए, और मेहरबानी करके कल काम पे मत आना। मेरे ख्याल में तुम्हें बड़े 3rd क्लास एक्टर हैं। ये अपना अपना ख्याल है भाई। मैं 9 साल का था तब से फिल्मों में काम कर रहा हूं। सबसे पहली फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज की किस्मत। उसमें मैं अशोक कुमार के बचपन का रोल किया। उन दिनों फिल्मों में मेरे बाप का नाम बहुत था। वो बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान की पिक्चरों में काम करते थे। उनका नाम है मुमताज अली। जब बचपन में मैं मेरे बाप के साथ में जाता था तो लोग ऐसा बोलते थे कि वो देखो, अरे वो देखो, वो मुमताज अली का बेटा है। और आज जबकि मेरा बाप मेरे साथ में जाता है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो देखो, वो महमूद का बाप है। सब भूल गए कि वो मुमताज अली था। एक दिन ऐसा मेरे लिए भी आएगा, आप सब मेरे को भूल जाएंगे। आज आप लोग रेडियो के सामने बैठे हंस रही हैं, मजे ले रही हैं और खूब इंजॉय कर रही हैं,
लेकिन एक जमाना आएगा कि आप लोग मेरे को भूल जाएंगे कि कौन महमूद था, कहां से आया था, क्या करता था, कैसे हंसाता था। मैं जब भी ये सब सोचता हूं तो मेरे ख्यालों की दुनिया का ख्वाब टूट जाता है, क्योंकि ये सब हकीकत है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, कोई किसी को याद नहीं रखता। खैर, अब मेरी पसंद का आखिरी गाना सुनो। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। श्रोताओ, ये खास रिकॉर्डिंग आज हम आपके लिए लेकर आए थे। एक नहीं बल्कि हम 2 रिकॉर्डिंग्स लाए थे, और हमें यकीन है कि महमूद साहब की आवाज़ सुनकर, सुधीर फड़के साहब की आवाज़ सुनकर आज आप भी उतना ही मालामाल फील कर रहे होंगे जितना इस वक्त हम कर रहे हैं। पूरा भर गया है जैसे। बातें और भी हैं मनीषा जी, लेकिन अब क्या करें, वक्त इजाजत रहता नहीं है ज्यादा। फिर कभी मौका मिलेगा तो मनीषा जी से कहेंगे कि फिर एक बार निकालिए वो नायाब रिकॉर्डिंग, और फिर सुनेंगे। तो अब दीजिए इजाजत आज की विविधा को समाप्त करने की। आप सभी को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार।